Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 22nd of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 22 मई 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्विट्ज़रलैंड को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आज का सबसे पहला आर्टिकल बात करी गई है। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है एंथनी फॉसी। अब ये हैं कौन, देखो मोस्ट पॉपुलर वायरोलॉजिस्ट है, मतलब जो वायरस के ऊपर स्टडीज़ करते हैं। साथ ही साथ एक ये चीफ मेडिकल एडवाइज़र है यूएस प्रेसिडेंट के। इन्होंने इंडिया से बोला कि इंडिया के अंदर आज के टाइम पर 2,60,000 से ऊपर डेली बेसिस पर कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसको देखते हुए दो अल्टीमेट सोल्यूशन दिए। पहला अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि इंडिया को आज के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देना पड़ेगा। सेकंड अल्टीमेट सॉल्यूशन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा जैसे आप बाहर निकल रहे हो तो, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम ये शट डाउन करने का काम नहीं है, लॉकडाउन बढ़ाने का काम नहीं है। काम ये है कि हम लोग इस कोविड की साइकिल के, ये जो कोविड का ट्रांसमिशन वाला साइकिल है ना, इसको ब्रेक डाउन कर सकें। और ब्रेक डाउन करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत हैं। इससे क्या होगा, जो कोविड के केसेस हैं ये लगातार कम होते हुए नजर आने लगेंगे। ओके, तो ये दो सॉल्यूशन दिए गए हैं इनके द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है, समझने में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है, समझने में दिक्कत आएगी, कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो पर्सनल गारंटर्स हैं वही जिम्मेदार होंगे कॉरपोरेट डेट के, मतलब उनके खिलाफ, जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स वगैरह चलवा दी जाएगी। नाउ अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना, ये आईबीसी के बारे में बात हो रही है। आपको मालूम होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ ये कोड है क्या, देखो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का क्या मतलब होता है, पहले हम इसको समझते हैं। इंसॉल्वेंसी का एग्जैक्टली मतलब होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर जो कंपनीज होती हैं वो सक्षम नहीं होती अपना जो इन्होंने उधार लिया है, एक तरीके से जो उन्होंने लोन लिया है उसको वापस से पे करने के लिए। समझते हैं इसको। मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, उसको एक कंपनी खोलनी है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या करा, लोन ले लिया है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया है अंडर द आईबीसी नॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो चलो आईबीसी नॉर्म्स के अंडर में नहीं, एक तरीके से उसने लोन ले लिया, ठीक है। अब लोन लेने के बाद क्या हुआ, उसने कंपनी चलाई अपनी। अब कंपनी में इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, कंपनी लॉस में चली गई, उसके पास कुछ पैसा बचा नहीं है कि अब जाकर वो कुछ जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने लोन लिया है वो वापस से उसको देकर है, ठीक है। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो सक्षम ही नहीं है, कहाँ से देगा वो पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो कंडीशन होती है इंसॉल्वेंसी की, मतलब वो बंदा दिवालिया हो गया। उसी तरीके से ये हमारी बैंक्रप्सी भी होती है, ठीक है, कि यहाँ पर बैंक्रप्ट हो जाता है इंसान, कुछ पैसा नहीं बचा उसके पास, बैंक में कोई पैसा नहीं है, एक तरीके से वो दिवालिया हो चुका है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बोला गया है जो पर्सनल गारंटर हैं वो जिम्मेदार होंगे कॉर्पोरेट डेट के। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है, देखो आप क्या कर रहे हो, ये जो कॉर्पोरेट डेट है ये आपको मिल रहा है, आपको जो है पैसा दिया जा रहा है। जो लेंडर्स हैं, एक तरीके से जो लेंडर्स हैं आपको पैसा दे रहे हैं, आपको पैसा दे दिया, आपको टाइम पर लोन मिल गया, ठीक है। अब जब लोन लोगे तो उसके बीच में एक पर्सनल गारंटर होगा, ठीक है। पर्सनल गारंटर का मतलब ऐसा बंदा जो कि गारंटी लेगा इस पूरी श्योरिटी की कि हाँ ये लोन वापस आएगा। एक तरीके से जो पर्सनल गारंटी होती है कॉर्पोरेट लोन्स पर, अगर हम बात करें उसको मैनेजिंग डायरेक्टर्स एज अ पर्सनल गारंटर की तरह काम करते हैं, या फिर जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक तरीके से ये पर्सनल गारंटी को साइन करते हैं, ठीक है, मतलब गारंटी लेते हैं। ये बंदा जो है पर्सनल गारंटी लेता है इस लोन की। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो बोरोवर है उसने तो लोन ले लिया, इसकी गारंटी इसने ले ली, ठीक है, कुछ पैसा ये भी ले लेगा। नाउ अब क्या होगा, जो ये पर्सनल गारंटर होगा इसके ऊपर मुद्दा चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वो बंदा बोरोवर जो है वो अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसको यहाँ पर उसके पास पैसा नहीं है वापस से देने के लिए, तो अब यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेट है वो क्या करेगा, अब यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलाएगा किसके लिए, पर्सनल गारंटर के खिलाफ। ओके,
तो उसी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पर्सनल गारंटर होगा ना, वो जिम्मेदार है कॉर्पोरेट डेट का, जो भी यहाँ पर पैसा दिया गया है लोन की फॉर्म में। ओके, तो उसी तरीके से नाउ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच बैठी थी, देखो उन्होंने ये बोला क्योंकि हम लोग पर्सनल गारंटर को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि एक काफ़ी गहरा कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है पर्सनल गारंटर के बीच में और कॉर्पोरेट डेटर के बीच में। ठीक है, मतलब कि जो पैसा लोन की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये पर्सनल गारंटी ले रहा है कि हाँ ये लोन वापस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये था मुद्दा, मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस इतना बोला गया है कि पर्सनल गारंटर ही जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलेंगी अंडर दी आईबीसी नॉर्म्स। आईबीसी नॉर्म्स मतलब यही हमारे इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड है, इसके अंदर आपको बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलेंगे, यह अलग ही पूरी लॉ की कहानी है। ओके, ये था आर्टिकल। ना आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर देखो बात करी गई है नीचे, इजराइल और हमास के बीच में कल 11 दिन बाद एक सीज फायर हुआ, मतलब युद्ध विराम लगा। मतलब 11 दिन तक काफ़ी तगड़ा युद्ध चला, हम भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं लगातार, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब यहाँ पर कल युद्ध विराम लगा था। लेकिन एक चीज़ और, युद्ध विराम लगने के बाद क्या हुआ, तुरंत ही यहाँ पर फिर से ये वायलेंस क्रिएट हो गया। इसके बारे में आगे हमने देखना है, वर्ल्ड पेज पर आएगा, जो कि हम देखते हैं दुनियादारी में क्या क्या चल रहा है, वहीं पर जो है ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग अभी के लिए इसको स्किप करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये, जिनकी डेथ हुई है, तो काफ़ी न्यूज़ में है, आपको इनके बारे में याद रखना है। नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। इनका जन्म हुआ था 1927 में, अभी 2021 में डेथ हुई है। रीज़न क्या था, कोविड-19 से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। इनको एक ग्रीन वॉरियर बोला जाता था। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो चिपकू मूवमेंट था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये जाने जाते थे चिपकू मूवमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए चिपकू मूवमेंट चलाया गया था। अब चिपकू का मतलब क्या था, लोग जो है पेड़ से चिपक गए थे कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, हम फॉरेस्ट को बचाएंगे। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे चिपकू मूवमेंट चलाया गया था, पेड़ को गले लगा लिया था। देखिए आप यहाँ पे आप देख पाओगे, यही बताया गया है। और यहाँ पर सबसे पहली बात, इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी ग्रीनरी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो तेहरी डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको भी यहाँ पर इन्होंने अपोज किया था काफ़ी ज़्यादा। साथ ही साथ हंगर स्ट्राइक करी थी, ठीक है, अनशन पर बैठे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इनसे बहुत सारे लोग जो है प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो पैशन था एनवायरनमेंट के लिए वो काफ़ी अलग ही था। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम्स के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जैसे कि पेड़ वगैरह आज के टाइम पर काटे जा रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ इनको ग्रीन वॉरियर बोला जाता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होने वाला है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नव एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बात करी गई है आईएनएस राजपूत के बारे में। इस आर्टिकल को मैंने आज के डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है। आईएनएस क्या मतलब होता है, इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप राजपूत के बारे में बात करी गई है, और एक तरीके से ये जो शिप है इसको डिकमीशन कर दिया गया है। अब डिकमीशन का मतलब क्या है, ये सर्विस में काफ़ी समय से, लगभग 41 साल हो गए हैं, 41 साल से ये हमारे लिए सर्व कर रहा है। नाउ अब इसको सर्विस से कर लिया जाएगा विड्रॉ, अब बाहर निकाला जाएगा, बहुत टाइम हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको डिकमीशन कर दिया गया है फ्राइडे में। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, 41 साल बाद। और इसको बनाया किसने था, बनाया था यूएसएसआर के द्वारा। आपको मालूम होगा यूएसएसआर था, ठीक है, तो इसके द्वारा बनाया गया था बहुत पहले। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये बहुत सारे एक और हमने हाल ही में एक और शिप के बारे में पढ़ा था जिसको डिसमेंटल किया गया है। ठीक है, क्या नाम है उसका, अगर आप लोगों को मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अब देखो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में याद रखना कि ये आईएनएस राजपूत है, इंडियन नेवल शिप, ये राजपूत है। इसी के ऊपर आज का हमारा थंबनेल भी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको शिप का नाम याद रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है ये वाला, जहाँ पर बात करी गई है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये जो है मीटिंग करने वाले हैं यूएन के चीफ ब्लिंकन से, एंटोनी ब्लिंकन से बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ यूएन के चीफ से बात करने वाले हैं। मैं यूएन के चीफ बोला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, जो ये ट्रैवल करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, अगले सप्ताह जाने वाले हैं। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी कॉपरेशंस हो सकेंगे वो सब हम लोग करने वाले हैं यूएस के साथ। न्यूयॉर्क जाएंगे, वॉशिंगटन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारा शेड्यूल सेट कर रखा है। 24 मई से 28 मई तक ये लोग ये मीटिंग करने वाले हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ। यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ओके। और ये जो एंथनी ब्लिंकन है ये यूएस के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मैंने आपको यूएन चीफ बोल दिया होगा, तो यूएन के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर इनके साथ भी मीटिंग होने वाली है।
बात क्या करेंगे, देखो साथ ही साथ यूएस के अंदर बहुत सारी वैक्सीन की आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। इन सब के साथ मिलकर बैठकर एक राउंड टेबल पर बात होगी, बातचीत करेंगे किस तरीके से हम लोग वैक्सीन को वहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो अपनी कंट्री के अंदर आज के टाइम पर वैक्सीन का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग वहाँ पर मीटिंग करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है, देखो जो सोर्सेस हैं ये अब ये बताते हैं, जो जयशंकर साहब हैं ये एक राउंड टेबल आप कह सकते हो मीटिंग करने वाले हैं, जो भी ये वैक्सीन फार्मा कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके सीईओ के साथ, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स का आप कह सकते हो अवेलेबिलिटी ला सकें अपनी कंट्री के अंदर। ओके, और देखो जो मुद्दा है ना, वो दो मुद्दों को बातचीत करने वाले हैं। एक तो बिजनेस फोरम से रिलेटेड जो भी होगा वो बातचीत करी जाएगी, दूसरा कोविड-19 से रिलेटेड जो कॉपरेशन होगा उसके रिगार्डिंग भी बातचीत करी जाएगी। यहाँ पर अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था ना उन पर्सन के बारे में, ठीक है, जिनको ग्रीन वॉरियर बोला गया है। तो देखो यहाँ पर ये चिपकू मूवमेंट चलाया था उन्होंने, ट्रीज़ को सेव करने के लिए पेड़ से चिपके हुए थे, ठीक है, इसको बोलते थे चिपकू मूवमेंट। ओके, उसके बारे में यहाँ पर अगेन बताया गया है। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ, और यहाँ पे आता है एक आर्टिकल जहाँ पे बताया गया, जो छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं इन्होंने बोला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो आज के टाइम पर अनरिस्पॉन्सिव है। मतलब कि जो राज्य हैं अगर उनसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं तो फिर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, ऐसा छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने बोला, देखो बहुत सारे आप कह सकते हो कि कोई रिस्पांस नहीं मिला, जब हमने बहुत सारी क्वेरीज़ पूछी हैं, हमारी बहुत सारी क्वेरीज़ थी, तो उसका रिस्पांस नहीं मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। तो ये गलत बात है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें रिस्पांस मिलना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम पर एक मेन लीडिंग कंपनी है जो कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है, देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है इस साल। तो आपको ध्यान रखना है, देखो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये एक मैन्युफैक्चरर है किसका, इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स का, यानी वैक्सीन्स वगैरह जो इंडिया में बनती है उसमें एक पॉपुलर कंपनी है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको फाउंड करा गया था साइरस पूनावाला के द्वारा 1966 में। आज के टाइम पर इसके सीईओ हैं आदर पूनावाला। ओके, नाउ जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन को प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट एक डेटा ये बताता है कि ये प्रोड्यूस करता है और बेचता है लगभग 1.3 बिलियन डोजेज जो हैं हर साल, यहाँ पर ये आप कह सकते हो ट्रेड करता है। हेडक्वार्टर इसका पुणे के अंदर देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो हमने देखा कोविड-19 की प्रॉब्लम तो देखने को मिल ही रही है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लैक फंगस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मतलब कि म्यूकर माइकोसिस की। अब आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो म्यूकर माइकोसिस है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इसमें होता क्या है, जो आंख वगैरह है वो भी लाल होने लगती है, फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, हेडेक है, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं नाउ। लेकिन अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन भी है। म्यूकर माइकोसिस का सोल्यूशन है इंजेक्शन, एक कौन सा, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका ये सोल्यूशन है। ओके, और इसके म्यूकर माइकोसिस के बारे में मैंने आज के सुबह वाले डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे कंट्री के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर कितने केसेस निकल कर आए हैं उसके बारे में एक डेटा है। सिंगल डे के अंदर 2.49 लाख के आसपास केसेस निकल कर आए, मतलब कि देखो केसेस ना लगातार कम हो रहे हैं। एक बार कहा 3.5 लाख, 3,70,000 तक केसेस पहुंच गए थे इन अ सिंगल डे, उसके बाद 2,50,000 तक आ चुके हैं। लेकिन जब 3,70,000 थे तब भी डेथ 3,000 के 4,000 के आसपास हो रही थी, अब भी डेथ 4,000 के आसपास हो रही है, ये आप देख सकते हो, डेथ कम नहीं हो रही है। ओके, ना उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। तो आप देख पाओगे 11 और 12, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, बेकार है, इनको फाड़ के फेंक देना, वैसे मिलेगा नहीं, आप निकाल नहीं पाओगे न्यूज़पेपर को। चलो यहाँ पे पेज नंबर 13 के ऊपर आते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप देख पाओगे अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला 11 दिन का, उसके बाद इन्होंने कल डिसाइड किया कि हम लोग सीज़ फायर करेंगे यार, युद्ध विराम लगाएंगे। अब युद्ध विराम लगने के लिए तैयार हो गया था। युद्ध विराम के लिए लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे भाई, पटाखे फोड़ रहे थे, वीडियोस ट्विटर पे देखते हैं आप लोग, बहुत सारी जो है सेलिब्रेशन किए गए। गाज़ा पट्टी से भी सेलिब्रेशन हुआ, इजराइल से भी सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस से क्लैश हो गया। ठीक है, सीज़ फायर के बाद ही तुरंत बाद जो है आपस में फिर से भिड़ गए ये लोग। कहाँ पर, इजराइल की पुलिस और पैलेस्टीनियंस, ये लोग भिड़ गए अलग सा मॉस्क में फिर से। जैसे ही फ्राइडे की प्रेयर कर रहे थे, फ्राइडे में आपका प्रेयर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, मॉस्क के अंदर, तो उसके बाद जो है ये वापस से भिड़ते हुए नजर आए। नाउ थोड़ा सा इशू हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। नाउ देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस कॉन्फ्लिक्ट का ना आज थोड़ा सा जड़ समझाता हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी दिन हो गए कॉन्फ्लिक्ट पड़े हुए। ये आपको इजराइल देखने को मिल रहा है, ये आपको पैलेस्टीन देखने को मिलेगा ऊपर वाले रीजन में। जो ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है इसको हम लोग पैलेस्टीन बोलते हैं,
ठीक है, फ़िलिस्तीन बोलते हैं एक तरीके से हिंदी में। उसके बाद ये वाला रीजन जो है ये गाज़ा पट्टी है, इसको गाज़ा स्ट्रिप बोला जाता है क्योंकि ये पट्टी के शेप में है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो यहाँ पर भी रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी रहते हैं। इज़राइल यहाँ पर है। अब इज़राइल का कंट्रोल आप देख पाओगे कितना ज़्यादा है। एक समय पे ये तो इज़राइल हुआ ही नहीं करता था। जब ऑटोमन एम्पायर का टाइम था तो धीरे धीरे जो ज्यूज़ थे, हिटलर का टाइम था, ज्यूज़ को परेशान किया जा रहा था, हिटलर ने बहुत बुरी तरीके से ज्यूज़ को ट्रीट किया है। ज्यूज़ आ गए यहाँ पर इन्होंने बसना चालू कर दिया ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर। ठीक है, हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे यहाँ पे फिर उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर हारा, उसके बाद से जो है यहाँ पर ये चीज़ें क्रिएट होने लगी। यूएन ने, ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया, यूएन पार्टीशन प्लान आया, फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई कि फिर उसके बाद इजराइल और वेस्ट बैंक को अलग किया। ठीक है, फ़िलिस्तीनियन के लिए एक जगह बना दी। पहले ये फ़िलिस्तीनी पूरे के पूरे फ़िलिस्तीनियंस ही रहते थे और एक टाइम पे ऐसा समय आया कि यहाँ पर कोई फ़िलिस्तीनियन ही नहीं था। ठीक है, कोई फ़िलिस्तीनियन ही नहीं था, सबको यहाँ पर हटाया जा रहा था। फिर उसके बाद इजराइल ने, यहाँ पर आप देख पाओगे, इजराइल और फ़िलिस्तीन की वॉर हुई। इजराइल ने धीरे धीरे जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया और इतना कब्जा कर लिया कि पूरा का पूरा इजराइल बसा पड़ा है। आज के टाइम पर फ़िलिस्तीन आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा। और इनफैक्ट ये वाला जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, यहाँ पर भी काफ़ी हद तक इजराइल का ही कब्जा आपको देखने को मिलेगा, इजराइल का कंट्रोल देखने को मिलेगा। नाउ अभी जो ये हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जेरूसलम आपको देखने को मिल रहा है, एक होली साइट है यहाँ पर। जेरूसलम में एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी एक एरिया है शेख जर्रा वाला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, शेख जर्रा का एक छोटा सा एरिया है। अब उस एरिया में ना फिलिस्तीन रहते हैं। ठीक है, फिलिस्तीनियन रहते हैं। अब उनको हटाने के लिए इजराइल सोच रहा है कि हम लोग शेख जर्रा वाला जो एरिया है उसको भी हम खाली करवाएं और वहाँ पर इजराइलीज़ को बसाएंगे। ठीक है, इजराइलीज़ को बसाएंगे और वहाँ से जो ये हैं फिलिस्तीनियन, इनको हटाया जाएगा। नाउ फिलिस्तीनी कैसे यहाँ पे हट जाएंगे? एक तो देखो, इनके ऊपर पहले से काफ़ी हद तक रूल होता हुआ रहा है। एक लोग गुस्सा हो गए, इन्होंने प्रोटेस्ट किया खूब ज़्यादा। अब प्रोटेस्ट किया तो इजराइल की फोर्स के साथ ये लोग बढ़ गए। अब इजराइल की फोर्स के साथ बढ़ गए तो जो ये पैलेस्टीनियन थे ये लोग पीछे हट रहे थे एक तरीके से। ये लोग अल अक्सा मॉस्क के अंदर घुस गए। वहीं पे आपको अल अक्सा मॉस्क देखने को मिलेगा, जिसको काफ़ी पॉपुलर एक होली साइट बोला जाता है। और यहाँ पर बोला जाता है मक्का मदीना के बाद ये काफ़ी होली साइट है ना। यहाँ पे हुआ क्या, देखो, ये अल अक्सा मॉस्क में घुसे। इन्होंने सोचा कि जो ये फोर्स है ये हमारे पास हमला नहीं करेगी, हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी इस मॉस्क के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे हमला चलता रहा। लोग प्रेयर्स कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हो, पुलिस फोर्स घुस रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो लोगों का सेंटीमेंट तो हर्ट होगा ही। फिर उसके बाद ये सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट हुई। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें चली रही थी कि जो लड़ाई है वो मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो गाज़ा पट्टी है यहाँ पर हमास रहता है। हमास यानी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू वेरियस कंट्रीज़। नाउ क्या हुआ, जैसे इसने ये सारी सिचुएशन देखी, भाई इतना ज़रा मुद्दा उड़ गया है, हमास एक्टिव हो गया। हमास ने यहाँ से क्या करा, हमास ने रॉकेट दागने चालू कर दिया इजराइल के ऊपर, ले फटाफट। अब यहाँ पर देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा रॉकेट दागे, इनफैक्ट 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट दाग डाले। उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने फिर इसके बाद एयर स्ट्राइक करनी चालू करी और इजराइल ने भी खूब दबाकर एयर स्ट्राइक करी है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे दोनों की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। इनफैक्ट लोगों की जो जान गई है वो गाज़ा पट्टी में बहुत लोगों की जान गई है। इजराइल में खैर कम लोगों की जान गई है, लेकिन गाज़ा पट्टी में बहुत गई हैं। ओके, ये था इशू। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्राइडे में यानी कल के दिन उन्होंने डिसाइड किया हम लोग सीज़ फायर करेंगे। 11 दिन से ये कहानी चल रही थी, सीज़ फायर करने की कोशिश तो करी गई, लेकिन फ्राइडे में हुआ क्या, प्रेयर्स कर ही रहे थे। उसके बाद जो है जैसे ये लोग आए वापस से फिलिस्तीनियन के बीच में और साथ ही साथ इजरायली की फोर्स के बीच में, आपस में इन दोनों के बीच में अगेन ये है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, वापस से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। नाउ अब हम देखते हैं क्या हम लोग को देखने को मिलता है आने वाली सिचुएशन में। अभी मैंने आपको बताया जैसे सीज़ फायर हो रहा था, बहुत सेलिब्रेशन चल रहा था। हमास वाले लोग यानी गाज़ा पट्टी वाले लोग कह रहे थे हमारी जीत हुई है, हम जीते हैं। दूसरी तरफ इजरायली वाले कह रहे थे इजराइल जीता है। अगर हम एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो जीत हुई है वो इजराइल की हुई है। कैसे? फिलहाल तो अभी वापस से कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए हैं, लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं इजराइल ने क्या अचीव करा है गाज़ा पट्टी में। इजराइल ने बहुत कुछ अचीव करा है। एक तरीके से हम तो ये सोच रहे थे कहीं इजराइल गाज़ा पट्टी को फिर से ना कब्जा कर ले इसके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। देखो यहाँ पे जो सीज़ फायर हुआ था, अभी जो यहाँ पर लगाया गया था युद्ध विराम, तो उसके लिए क्या करा गया था, 2 कंडीशन रखी थी हमास ने कंडीशन रखी थी कि देखो आप शेख जर्रा जो वाला एरिया है इसके ऊपर से फिलिस्तीन को नहीं निकालोगे और अल अक्सा मॉस्क में नहीं घुसोगे। इजराइल ने दोनों बातों को मानने से सीधा सीधा इनकार कर दिया है, बोला बेटे हम नहीं मानने। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि इजराइल ने बात भी नहीं मानी, साथ ही साथ यहाँ पे सीज़ फायर या युद्ध विराम ऐसी लग गया था। उसके बाद आप देख पाओगे कि इजराइल ने बहुत नुकसान किया है गाज़ा पट्टी के अंदर, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और गाज़ा में एक टनल जानी जाती थी, ठीक है, जहाँ जिसका हमास काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता था, बॉम्बार्डिंग करके उसमें दुबकता था, तो उस टनल को भी उड़ा दिया गया है, बहुत नुकसान किया है।
इसराइल के अंदर भी नुकसान हुआ है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे गाज़ा पट्टी में ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसराइल ने काफ़ी कुछ अचीव किया है इसके टाइम पर। ओके, अभी आने वाले टाइम पे क्या होता है ये हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। अभी देखो धीरे धीरे कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बात करी गई एक ही आर्टिकल, एक लौता आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या कर रहा है, वो आज के टाइम पर पे कर रहा है किसको, सेंटर को, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो केंद्र सरकार को अपना सरप्लस मनी दे रहा है। सरप्लस मनी इसके पास कितना है, 99,122 करोड़ रुपए, मतलब आप कह सकते हो 100 करोड़ के आसपास, सॉरी एक 99,000, 1 लाख करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर ये सरप्लस मनी दे रहा है सेंटर को। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे इसके पास ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान से सुनना, ये सरप्लस मनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर को क्यों दिया जा रहा है, ताकि हम लोग कोविड-19 से लड़ सकें, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर कोविड का सेकंड वेव देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ना। उसको टैकल करने के लिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम इतना पैसा पे करने वाले हैं सेंटर को ना। यहाँ पे अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जो कि मैं पहले काफ़ी बार डिस्कस करता था, कर भी चुका था। आज मैं सोचा कि फिर से बता देना चाहिए। देखो, पहला क्वेश्चन ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था, कब फॉर्म किया गया था। तो उसका आंसर है, आप लिखते रहना, अपने नोट्स बना रहे हो जहाँ पर भी, 1935 अप्रैल 1 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। सेकंड क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये उठता है कि देख लो, इसको फॉर्म तो कर लिया हमने 1935 में, जब हमारा कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी। अब इसको नेशनलाइज कब किया गया, एक नेशनल का टैग कब दिया गया, वो दिया गया 1949 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिला था, वो था कोलकाता के अंदर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि देखो, जो ये हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। ये सबको मालूम है, आज के टाइम पर मुंबई में है। तो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट करा, वो कब किया गया था, 1937 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एट द लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, यानी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, यानी सर ऑसबॉर्न, OSBORNE स्मिथ। ओके, तो इनका नाम था। ये आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो कि इस एरिया से कोई बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं अगर आरबीआई से रिगार्डिंग कुछ पूछा जाए तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के अपने एडिटोरियल सेक्शन को। ना यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो जैसा कि सैटरडे है, सैटरडे में एक ही पेज पर एडिटोरियल्स पब्लिश होते हैं। यहाँ पर जो ये आर्टिकल है आपका पूरा का पूरा वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, कि आज के टाइम पर हम लोग को वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे तो वो हमारा एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है, ठीक है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे हमारे कंट्री के अंदर सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में, आपको मालूम होगा, जो कोविड की फर्स्ट और सेकेंड डोज लगती है, उसके बीच में का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको इंक्रीज़ करने की बात करी गई थी, ताकि जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। या फिर जो लैक्टेटिंग वेमेन है, यहाँ पर उसमें उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। लैक्टेटिंग वेमेन मतलब कि जो वेमेन अपने बच्चों को दूध पिलाती है इस समय, तो लैक्टेटिंग वेमेन एलिजिबल है, मतलब उनको हम लोग वैक्सीनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वेमेन है, उनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, सर्च चल रही है कि हाँ देखो, उनको वैक्सीनेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें मैंशन करी गई हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, फिटफुल अप्रोच के बारे में बात करी गई है। अब एग्जैक्टली क्या है, आपको मालूम होगा, व्हाट्सएप अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था अभी हाल ही में, ठीक है। फरवरी में इसने, लगभग 8 फरवरी के आसपास ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया। और इसने प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या डिस्कस किया, कि देखो अब व्हाट्सएप क्या करेगा, आपका डेटा को शेयर कर सकता है। आपका डेटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आपके जो नेटवर्क है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। या फिर मान सकते हो कि देखो, कोई अपना आपने अगर बिज़नेस अकाउंट बना रखा है, व्हाट्सएप पर बिज़नेस अकाउंट बनते हैं, अगर बिज़नेस अकाउंट बना रखा है तो उसका डेटा भी व्हाट्सएप निकाल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो लोकेशन है वो हो गया, और भी एक दो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी वाईफाई की स्ट्रेंथ, नेटवर्क की स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपकी बैटरी हेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारा डेटा जो है शेयर कर सकता है व्हाट्सएप। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्या आपके पर्सनल चैट को खतरा है, तो नहीं, पर्सनल चैट यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं निकालेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नाउ अब व्हाट्सएप ये डेटा निकाल कर करेगा क्या, अभी आपको मालूम होगा, व्हाट्सएप अब फेसबुक की कंपनी हो चुकी है, तो फेसबुक से शेयर करेगा। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक वो सारा डेटा शेयर करेगा एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ के साथ। क्योंकि देखो होता क्या है यहाँ पर, मेन मुद्दा, ये लोग डेटा का करते क्या है, देखो मैं आपको आज समझाता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, मैं भी आज समझाता हूँ आपको। देखो होता क्या है कि
मैं हूँ, मतलब मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। मैंने बात करी, मैंने कहा यार मुझे ये वाला लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, मैं अपना खुद एग्जांपल दूंगा, लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बातचीत करी। अब फेसबुक क्या करेगा, मेरी जो ये चैट है ना इसको ट्रैक करेगा। मेरे को ट्रैक करने के बाद उसे एक कीवर्ड्स निकाल लेगा उसके अंदर से, जैसे कि हाँ लैपटॉप कीवर्ड निकाल लिया है, हाँ यार इसको लैपटॉप चाहिए। अब वो मुझे क्या करेगा, जैसे जैसे मैं फेसबुक खोलूँगा या और भी चीज़ें खोलूँगा तो मुझे लैपटॉप के बार बार ऐड आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने फेसबुक ने डेटा निकाल लिया। अब वो डेटा आपको कह सकते हो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ को भी फ़ायदा कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ उसके बदले में इनको पैसा देंगी। इस तरीके से ये लोग पैसे पे पैसा जनरेट करते रहते हैं और आपका डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आप लोग भी देखते होंगे, अगर आप कोई सर्च कर लो, कोई चीज़ गूगल पर जाकर सर्च करो और फिर सर्च कर लो, एक बार अच्छे से देख लो, फिर दोबारा सर्च कर लो, अब फिर उसके बाद छोड़ो। अब तुम अगर अलग अलग जगह पर जाओगे ना, तो वही चीज़ आपको बार बार उसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, तो उस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ यहाँ पे हमने देखा व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया, इसकी डेडलाइन सेट करी थी 15 मई की, लेकिन 15 मई अभी निकल चुकी है और इन्होंने बोला था हम अकाउंट डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने अकाउंट डिलीट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कोविड-19 के टाइम पर अभी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे ये जो है हम लोग ये मैसेज भेजते रहेंगे कि आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आने वाले टाइम पे कोई स्टेप्स लिया जाएगा। ओके, ये कहानी है। लेकिन अब यहाँ पे इंडिया क्या है, इंडिया को ये बोला जा रहा है, इंडिया को यहाँ पर अपना जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है उसके अकॉर्डिंग इंडिया को अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते कि हम अपना डेटा को शेयर करें। हमने ये मुद्दा भी उठाया था, ठीक है, हम पहले भी कह चुके हैं व्हाट्सएप से कि इस अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वापस से विड्रॉ कर लो, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा नहीं कराए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना डेटा को लेकर कंसर्न है, उसके बारे में बताया गया कि हम लोग को भी एक मेजर बूस्ट लेना पड़ेगा डेटा के ऊपर। ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, प्राइवेट ऐप्स देखने को मिलेंगे जो कि डेटा को शेयर करते हैं। ये हार्म हो जाएगा, मतलब एक खतरा है इंडिया की अप्रोच को, ठीक है। एक खतरा है किसी भी कंट्री के लिए अगर आपका डेटा जो है कहीं जा रहा है तो। बहुत सारे आपको केसेस देखने को मिलते होंगे, बहुत सारे, हाल ही में मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत सारी केसेस पर वीडियो बनाए थे, ठीक है, कहीं और पर, तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो आप कह सकते हो बिग बास्केट वगैरह ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग इन्होंने बिग बास्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा केस हुआ था, इन्होंने डेटा शेयर कर दिया था भारी मात्रा में, ठीक है, कंपनीज़ के साथ। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, डेटा को काफ़ी खतरा हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे, बात करी गई है कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट के बारे में। देखो आज के टाइम पर आपको कोविड की सिचुएशन क्या है सबको मालूम है। अब यहाँ पर जो ये ऑथर हैं इनके द्वारा ये बोला गया है कि अगर यहाँ पर वैक्सीन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हम लोग कोविड से लड़ सकते हैं। लेकिन वैक्सीन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगी? क्योंकि देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये होता क्या है। मान लो कोई कंट्री है, मान लो यूएस आज के टाइम पर काफ़ी पावरफुल कंट्री है, इसके पास बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज इसके पास अवेलेबल है। अब ये क्या करेगा, उसके ऊपर पेटेंट राइट ले लेगा। पेटेंट राइट मतलब कि उसके लिए लिया जाता है, मान लो आपने कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करी है, कोई ऐसी चीज़ का आविष्कार कर दिया है कि अब उसको कोई और बना नहीं सकता और वो यूनिक है, ठीक है, और आप ही के पास है, अभी किसी के पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, उस पर पेटेंट राइट ले लोगे कि उसको कोई कॉपी ना कर सके। कॉपी कर देगा तो आप उस पर केस कर दोगे, ठीक है, वो इलीगल हो जाएगा क्योंकि आपने उसके ऊपर पेटेंट राइट ले रखे हैं, कॉपी राइट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब उसी तरीके से यूएस के पास पेटेंट राइट है वैक्सीन के। अब क्या है, बात ये करी जा रही है कि जो यूएस है वो अपने इन पेटेंट राइट्स को ऊपर रिलैक्सेशन देगा, उस पर छूट देगा। अगर छूट देता है तो हम लोग उस वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं वो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकती हैं, क्योंकि अभी सभी कंट्रीज़ में वैक्सीन का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ वैक्सीन नहीं बना पाई हैं, टॉप पॉपुलर कंट्रीज़ ही वैक्सीन को बना पाई हैं। अब उनके पास पेटेंट राइट है, अगर पेटेंट राइट यूएस अपना रिलैक्सेशन छोड़ देता है, उसके ऊपर छूट दे देता है, तो इंडिया जैसी कंपनी, साउथ अफ्रीकन वाले बहुत सारे नेशंस जो हैं इस वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है दाम भी घटेगा और जो है इसका काफ़ी सारा फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखो, या फिर टेम्पररी आप कह सकते हो सस्पेंड कर सकते हो पेटेंट राइट्स के लिए अगर आपको कोविड-19 से लड़ना है तो। और ये जो मुद्दा है ना, ये खुद इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा उठाया गया था कि हम लोगों को यही करना चाहिए कि जो यूएस है आज के टाइम पर, जो उसके पास पेटेंट राइट्स हैं उसके ऊपर उसको रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके आज के टाइम पर। क्लियर? नाउ यहाँ पे अभी देखो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ये मैंने काफ़ी बार ना ये वाली आंसर राइटिंग शेयर कर चुका हूँ। ये आर्टिकल आपका गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जीएस पेपर 3 में दो टॉपिक देखने को मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आपको मालूम होगा 1995 का जो एग्रीमेंट है, 1995 में एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट, यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इस एग्रीमेंट में काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं क्या कर सकती हैं, कोई भी मतलब कोई भी क्रिएटर है जिसने कुछ बनाया है वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले सकता है, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट कर सकता है कि कोई उसको कॉपी ना करे। नाउ
यही राइट सबके पास है। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बोला कि भाई इसके ऊपर छूट चाहिए हमें। अमेरिका के पास यहाँ पे आप कह सकते हो ये राइट्स हैं। अमेरिका जो है इसके ऊपर जो पेटेंट राइट है उसके ऊपर छूट दे दे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकें। ओके, तो ये जो वेवर है ये ग्रांट किया गया डब्ल्यूटीओ के मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, आप कह सकते हो यहाँ पर इनका ही अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर ये ज़रूरत भी है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। जो ये पेटेंट राइट्स हैं इनके ऊपर रिलैक्सेशन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोपोली ऑफ ड्रग कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर आप कह सकते हो जैसे यूएस के अंदर अभी वैक्सीन मिल रही है, तो यूएस एक मोनोपोली जनरेट कर चुका है, मतलब यूएस के अलावा आप कहीं मिलेगी नहीं। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो यहाँ पे ये सिचुएशन सही नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे यूएस के पास ये टेक्नोलॉजी और किसी के पास है नहीं, यूएस बेचेगा और हो सकता है कभी भी कितने भी दाम बढ़ा दे। अब एक ही बंदे के पास वो चीज़ मिल रही है, चाहे वो कितना ही दाम बढ़ा दे हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो पेटेंट्स है यहाँ पर ये बहुत सारी कंट्रीज़ के पास अब कह सकते हो टेक्नोलॉजी आएंगी अगर इनके ऊपर रिलैक्सेशन मिलेगा, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसका मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। और मैं जब सारी कंट्रीज़ मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो अपने आप कम होने लगेगी। ओके, और उससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उसको ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पर देख पाओगे दुनिया भर में वैक्सीन की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स, मतलब कि आज के टाइम पर पुअरर और रिचर कंट्रीज़ जो हैं, सबसे पहले पुअर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनको वैक्सीनेशन आज के टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और अगर यहाँ पर हम लोग ये रिलैक्सेशन मिलता है पेटेंट राइट्स पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर पाएंगे, पुअर कंट्रीज़ को भी जो है ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे, वैक्सीन दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, देखो ऑब्वियस सी बात है अगर इसके ऊपर रिलैक्सेशन मिलेगा तो फिर इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, बल्क में प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया अपने कंट्री के अंदर जो है वैक्सीन की शॉर्टेज को पूरा करेगा, साथ ही साथ जो ये जो वैक्सीन है उसको अफोर्डेबल बनाएगा। नाउ आज के टाइम पर हम बात करें, हमारी तीसरी वेव आने वाली है, कोविड की तीसरी वेव आने वाली है जो कि और ख़तरनाक होगी। तो तीसरी वेव को टैकल करने के लिए हम लोगों को आज के टाइम पर ये ज़रूरत है कि हम लोग जो है इसके ऊपर से ये रिलैक्सेशन दे ना। उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया, देखो और ये है कि देखो वे फॉरवर्ड ये है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसके ऊपर रिलैक्सेशन देने से ही काम नहीं चलेगा। करना क्या पड़ेगा, रिलैक्सेशन मिलने के बाद सारी कंट्रीज़ को, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी भी हमारी कंट्रीज़ आती हैं, उन सबको द कंट्रीज मस्ट वर्क विद ईच अदर, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, सबको अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल वैक्सीन्स को, ठीक है। सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग जाकर अचीव कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये था। उसके बाद यहाँ पर एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है, वो है कोवैक्स प्रोग्राम। अब यहाँ पे कोवैक्स ये वैक्सीन नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखना। कोवैक्स बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं, जो पॉपुलर बड़ी कंट्रीज़ है, रिचर कंट्रीज़ है, वो क्या करेंगी, वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के बाद जो पुअर कंट्रीज़ है, गरीब कंट्रीज़ हैं, गरीब देश हैं, उनके पास यहाँ पे वैक्सीन को पहुँचाया जाएगा, ठीक है। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है इस कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना ये हमारे पास कोवैक्स ऑप्शन भी है। ओके, और जो मैंने आपको बताया है 1990 वाले पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत हम लोगों को ये सब करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, और मैंने आपको करंटली सारी सिचुएशन बता दी है क्या क्या है। ओके, एक आंसर राइटिंग फॉर्म में दे दिया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त, क्योंकि सैटरडे में जो नेक्स्ट पेज आता है एडिटोरियल का वो ग्राउंड जीरो है, यहाँ पर ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके पास न्यूज़पेपर आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, न्यूज़पेपर कब तक रहेगा, रात के 8 बजे तक रहेगा। रात के 8 बजे तक, 8 बजे के बाद डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉपीराइट इशूज़ है, तो उसको डाउनलोड करके अपने पास आप लोग रख सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।